मेरी बहन शादी की रात घर से भाग गई। फिर जो हुआ वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरी बहन नैना अपनी शादी वाले दिन घर से भाग गई। बाबूजी ने उसका दहेज ऊपर वाले स्टोर रूम में फेंक दिया और बाबूजी बोले, अगर उस कमरे में कोई गया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। सभी घर वाले इतना डर गए कि उस कमरे के पास सालों साल तक कोई नहीं गया। एक रात मैंने बाबूजी को उस स्टोर रूम में दूध का गिलास ले जाते हुए देखा तो मैं भी बाबूजी के पीछे पीछे गई और मैंने कमरे में झांका तो मेरे पैरों के नीचे से तो ज़मीन निकल गई। मेरा नाम पूजा है, मैं गुड़गांव में रहती हूँ। मेरी ज़िंदगी बड़ी अजीब तरीके से गुजरी थी क्योंकि मुझे किसी और की गलती का कर्ज चुकाना पड़ा था। हम 2 बहन और 1 भाई थे। मेरी बड़ी बहन नैना बहुत सुलझी हुई और बहुत खूबसूरत थी। बाबूजी की आंखों का तारा थी। मुझे भी अपनी बड़ी बहन नैना से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। मैं हमेशा से नैना दीदी जैसा बनना चाहती थी। नैना दीदी घर का जो भी काम करती, जैसे आटा गूंथती, खाना बनाती, तो मुझे भी वही करना होता था। बाबूजी भी दीदी के खाने की बहुत तारीफ करते थे, पर यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अक्सर बाबूजी नैना दीदी से कहते कि तुम्हें बहुत देख कर कदम रखना है क्योंकि तुम्हारे छोटे भाई बहन हमेशा तुम्हारी नकल करते हैं। लेकिन नैना दीदी तो कोई गलती कभी कर ही नहीं सकती थी। लेकिन वक्त ने साबित कर दिया यह सब तो हमारा वहम था। मेरी बहन बहुत खूबसूरत थी। उसके ग्रेजुएशन पूरे होते ही उसके हर तरफ से रिश्ते आने लगे। ऐसा लगता था सभी रिश्तेदारों में होड़ लगी हुई है कि बस इसी को अपनी बहू बनाना है। आए दिन कोई ना कोई रिश्तेदार बेफिजूल में हमारे घर आ जाता। बाबूजी ने सोचा अगर एक घर में मैंने अपनी बेटी दे दी तो दूसरे घर वाले मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए मेरे बाबूजी ने फैसला किया कि जहां दूर दूर तक कोई रिश्तेदार नहीं होगा वहां अपनी बेटी को देंगे। शायद तब मेरे बाबूजी को अंदाज़ा भी नहीं था कि वह कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। बाबूजी को ऐसा करने से पहले नैना दीदी को एक बार बिठाकर उनसे उनकी मर्जी तो पूछनी चाहिए थी। बाबूजी को नैना दीदी से कहना चाहिए था, बेटी अगर तुमने भी अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचा है तो मुझे बताओ। अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है जो मुझे नहीं बता सकती तो अपनी माँ को बताओ। पर बाबूजी ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा और एक दिन बाबूजी ने बाहर ही किसी से बात कर 4 मर्दों के बीच में ही नैना दीदी का रिश्ता तय कर दिया। एक दिन बाबूजी ने माँ से आकर कहा, मैंने नैना का रिश्ता पक्का कर दिया है। वे लोग बहुत अच्छे हैं, नैना को बहुत खुश रखेंगे, अच्छे खाते पीते हैं, अमीर लोग हैं। यह सुनने के बाद मैं बिल्कुल चुप रही। माँ को ही नहीं बल्कि हम तीनों भाई बहनों को बहुत बुरी तरह झटका सा लगा। हम तीनों भाई बहन एक कमरे में बैठे हुए थे, एक दूसरे को सवालों की नज़र से देख रहे थे कि ये क्या हुआ। माँ ने बाबूजी से कहा, यह कैसे हो सकता है। नैना दीदी सोच में पड़ गईं। अगले दिन माँ हमारे कमरे में आई। नैना दीदी से कहने लगी, नैना तैयार हो जाना, अच्छे से आज रिश्ते वाले तुम्हें देखने आएंगे। नैना दीदी शिकवा करने से रुक नहीं पाई। मैंने माँ से कहा, माँ मुझे बाबूजी से इस तरीके के फैसले की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। माँ चौंक गई। माँ ने नैना दीदी से पूछा, मेरी बच्ची बताओ, अगर तुम्हें कोई पसंद है या किसी ने तुमसे शादी का वादा कर रखा है तो मुझे बताओ। अगर वह रिश्ता तुम्हारे लिए ठीक होगा तो मैं तुम्हारी ज़रूर शादी वहीं करवाऊंगी। इस बात पर नैना दीदी ने सर हिला दिया। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, पर फिर भी मेरे दिल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लगता है ये शादी मेरे लिए खुशियाँ लेकर नहीं आएंगी बल्कि मेरे लिए बर्बादी बन जाएंगी। माँ दीदी की बात सुनकर तड़प उठी। फिर वह लोग दीदी को देखने आ गए थे। उनमें एक बूढ़ी औरत थी और एक जवान लड़की। उन्होंने बताया कि लड़के की माँ कोमा में है, इसलिए दादी और बहन आए हैं।
माँ नैना दीदी को अपने साथ लेकर गई तो लड़के की दादी ने दीदी को बहुत प्यार किया और लड़के की बहन भी बहुत अच्छी थी। उसने तो दीदी को अभी से भाभी कहना शुरू कर दिया था। जाते हुए लड़के की दादी ने नैना दीदी को हाथ पर पैसे रख दिए। नैना दीदी मुझसे कहने लगी, पूजा मेरे दिल को तो बड़ी तसल्ली हो गई है, तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है। नैना दीदी के गाल खुशी के मारे लाल हो गए थे। नैना दीदी ने माँ से कहा, माँ मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। तो जैसे हमारे घर में खुशियों का माहौल हो गया था, पर यह कोई नहीं जानता था कि खुशियां गम में बदलने वाली हैं। सब कुछ अच्छे से हो रहा था। दीदी भी खुशी हर चीज़ में हिस्सा ले रही थी। नैना दीदी हर चीज़ का जोड़ा अपने बैग में खुद ही रख रही थी। अपने जूते भी उन्होंने खुद ही पसंद किए थे। यही नहीं बल्कि अपनी शादी के लिए पार्लर भी उन्होंने ही पसंद किया था। लेकिन किसी को इस बात का गुमान भी नहीं था कि नैना दीदी के दिल में क्या है। सभी घर वाले बहुत ज़्यादा खुश थे। मैंने तो एक हफ्ते पहले ही ढोलकी का इंतज़ाम कर लिया था। माँ ने मना भी करा कि लड़की की शादी में इतने दिन पहले ढोलकी नहीं बजाते, पर मैं कहाँ मानने वाली थी। और दीदी भी ढोलकी बजने पर खूब इंजॉय करती, बल्कि दीदी अपनी फरमाइश के गाने भी गाने को कहती। वक्त गुजरता गया और एक दिन शादी का दिन आ गया। बारात वाले दिन दीदी बहुत महंगे पार्लर में तैयार हुई और अपनी पसंद का लहंगा पहने हुई थी। और थोड़ी देर बाद बारात आ गई। मैंने दूल्हा को देखा तो मेरा मुंह तो खुला का खुला रह गया। दूल्हा बहुत ही हैंडसम था। मैंने सोचा जाकर दीदी को बताती हूँ कि दीदी आपकी किस्मत में तो शहजादा लिखा है। मैं भागकर कमरे में गई तो वहाँ नैना दीदी ही नहीं थी। मैं चौंक गई। अभी तो यहीं छोड़कर गई थी। मैं नैना दीदी को ढूंढने लगी। नैना दीदी को ढूंढते ढूंढते माँ के कमरे में गई, पर वे वहाँ भी नहीं थी। मेरी फिक्र बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मैं बाहर आई और माँ को ढूंढने लगी। माँ मेहमानों की खातिरदारी करने में लगी हुई थी। मैंने माँ का हाथ पकड़ा, माँ को कोने में ले गई। मैंने माँ से कहा, माँ नैना दीदी कहाँ है। माँ ने कहा अपने कमरे में होगी। मैंने कहा माँ अपने कमरे में भी नहीं है दीदी। माँ ने कहा यहीं कहीं होगी। माँ ने मेरा हाथ झटक दिया और बोली, मुझे मेहमानों को देखना है। माँ का इस अंदाज में बात कर रही थी जैसे उन्हें कुछ गलत होने का अंदेशा ही ना हो। तब मैंने माँ का हाथ पकड़कर झंझोड़ दिया। मैंने माँ से कहा, माँ मुझे घबराहट हो रही है। माँ भी चौंक गई। माँ बोली, मैं तुम्हारी घबराहट को अभी दूर करती हूँ। माँ मेरे साथ दीदी को ढूंढने के लिए आ गई। हम एक कमरे से दूसरे कमरे में दीदी को ढूंढते रहे, पर दीदी नहीं मिली। माँ के चेहरे की रंगत उड़ गई। जब जयमाला का टाइम हुआ, जयमाला के लिए शोर मचने लगा तो बाबूजी कमरे में आए। बाबूजी की आंखें सुर्ख हो रही थी। शायद उन्हें दीदी के जाने की विदाई का दुख हो रहा था। बाबूजी कहने लगे, जल्दी से नैना बिटिया को ले चलो, वहाँ जयमाला का टाइम हो रहा है। माँ रोते हुए बाबूजी से कहने लगी, नैना नहीं मिल रही है। बाबूजी बड़ी हैरत से माँ को देखने लगे। बाबूजी कहने लगे, क्या मतलब नहीं मिल रही है, यहीं कहीं होगी। माँ ने रोते हुए कहा, नहीं मिल रही। मैंने घर का कोना कोना छान लिया। बाबूजी तो दिल पर हाथ रखकर दहाड़े मार मार कर रोने लगे। बाबूजी माँ से कहने लगे, अगर मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी, अब कोई मुझसे इस रुसवाई से नहीं बचा सकता। तुम ही बताओ मैं क्या करूं, कैसे लोगों का सामना करूं, कैसे बारातियों से कहूं कि वापस ले जाओ, क्योंकि मेरी बेटी ने मेरी इज्जत नीलाम कर दी है। माँ भी रोई जा रही थी। माँ ने बाबूजी से कहा, आप जाकर बिस्तर पर लेट जाइए। मैं कोई बहाना बनाती हूँ कि मेरे पति की तबीयत खराब हो गई है, ऐसे में मैं अपनी बेटी को विदा नहीं कर सकती। बाबूजी माँ से बोले, तुमने इतना हौसला है। माँ ने अपने हाथों से अपने आंसू पोंछे और बाबूजी से बोली, आपकी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब बाबूजी माँ से चीख कर बोले, काश तुमने अपनी लड़कियों को भी अच्छी शिक्षा दी होती। माँ ने सबके सामने जाकर कह दिया, मेरे पति को दिल का दौरा पड़ा है, ऐसे में अपनी बेटी को विदा नहीं कर सकती। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, बारात वापस ले जाएं और किसी दिन अपनी अमानत को सादगी से विदा करके ले जाना।
चारों तरफ बातें होने लगी। माँ ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। चारों तरफ तरह तरह की बातें हो रही हैं और हमारे पास उन बातों का कोई जवाब नहीं था। हम सब एक कमरे में छुपकर बैठे थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था नैना दीदी की वजह से हमें कितनी बुराइयां सहनी पड़ेंगी। माँ ने बाबूजी से कहा, आप इतनी टेंशन नहीं लें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बाबूजी ने माँ से कहा, तुम तो चुप ही रहो। अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र होती तो तुम पहले ही अपनी बेटियों पर लगाम कस के रखती। बाबूजी ने गुस्से में सारा सामान छत वाले स्टोर रूम में फेंक दिया और कहा, वहाँ का ताला लगा दिया और बोले, अगर आज के बाद कोई इस कमरे में गया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। बाबूजी हम सबसे छुप छुप कर रोते थे। जब बाबूजी नीचे आते तो बहुत थके थके लगते थे और आंखें बहुत सुर्ख होती थी। एक महीना बीत गया। हमें लड़के वालों की दादी का फोन आया। वह कहने लगी, एक महीना बीत गया, हमने आपसे कोई बातचीत नहीं की क्योंकि हम आपसे नाराज थे। आपने बारात को वापस करा था। ठंडे दिमाग से सोचा तो लगा आपकी भी कोई न कोई मजबूरी ही रही होगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बड़ी बेटी ने शादी करने से इनकार कर दिया हो और आपने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने पति की तबीयत खराब का बहाना बना दिया हो। अगर ऐसी कोई भी बात है तो हमें उस पर भी कोई एतराज नहीं है। अगर आप अच्छा समझे तो अपने पति से राय मशवरा करके हमें अपने छोटी बेटी का रिश्ता दे दें। हमने रिश्ता तो बहुत देखे पर हमें आपकी घर पर वाली कोई बात नहीं मिली, इसलिए हम चाहते हैं हमारी रिश्तेदारी किसी न किसी तरह आपसे हो जाए। आप अपने पति से राय मशवरा करके हमें बता दीजिए। माँ ने कहा, ठीक है, मैं राय मशवरा करके बताती हूँ। माँ ने कहा, पूजा तुम बताओ, अगर तुम्हें रिश्ता मंजूर है तो करा दें। मैंने माँ से कहा, दीदी के जाने के बाद बाबूजी ने मेरा जीना हराम कर रखा है। वह मुझे हमेशा नफरत भरी निगाह से देखते हैं। मैं चाहती हूँ एक बार यहाँ से चली जाऊँ तो दोबारा कभी यहाँ नहीं आऊँ। माँ मुझे गले लगा कर रोने लगी और कहने लगी, क्या करें, हमारा नसीब ही ऐसा है, किसी की सज़ा किसी को मिलती है। तुम्हारी माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ था और आज तुम्हारे साथ भी ये हो रहा है। माँ बहुत ज़्यादा रोने लगी और बहुत टूट गई। मैंने माँ को समझाया, माँ आप फिक्र ना करें, भगवान सब ठीक करेगा। मैं उठकर वहाँ से अपने कमरे में चली गई क्योंकि उस टाइम बाबूजी के आने का वक्त हो रहा था। बाबूजी आए और सीधे किचन में चले गए और दबे पैरों से जब बाबूजी किचन से आए तो मैंने देखा बाबूजी के हाथ में एक गिलास दूध था और बाबूजी छुप छुप कर दूध का गिलास लेकर छत पर जाने लगे। बाबूजी का यह अंदाज मुझे बहुत परेशान कर रहा था। मैंने माँ के कमरे में जाकर देखा तो माँ भी सो रही थी और बाबूजी जब छत पर से आधे घंटे बाद नीचे आए तो बाबूजी की हालत बहुत बुरी थी। बाबूजी बहुत थके थके लग रहे थे। जब मैं नीचे आई तो माँ ने बाबूजी को बताया कि लड़के की दादी का फोन आया था, वे हमारी छोटी बेटी पूजा का हाथ मांग रही हैं। बाबूजी ने उसी वक्त गुस्से में खाना उठाकर फेंक दिया और चीख कर बोले, उनसे कहना अभी हमारी बेटियों के इतने बुरे दिन नहीं आए, तुम जैसे बगैरतों के साथ रिश्ता करें। माँ और मैं चौंक गए। बाबूजी क्या कह रहे हैं? माँ बोली, आपका इस बात का क्या मतलब है? क्या वे लोग अच्छे नहीं हैं? बाबूजी ने सर हिलाकर कहा नहीं और बोले, आज के बाद उनका फोन आए तो उठाना मत। माँ वो बाबूजी से बोली, आपको तो अपनी अक्ल पर बड़ा यकीन था। आप तो कहते थे औरतें कम अकल होती हैं, तो आपसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? बाबूजी गुस्से में बाहर निकल गए और माँ हर वक्त नैना दीदी के गम में डूबी रहती और हमारा छोटा भाई वे तो जैसे घर से भागना चाहता था। घर के माहौल ने उसका दिमाग इतना खराब कर दिया था, वे ज्यादातर बाहर ही रहता। अब मुझे सिर्फ एक ही बात परेशान कर रही थी, बाबूजी रोज रात को छत पर दूध लेकर क्यों जाते हैं? मैं हर वक्त इस बात से परेशान रहती। यही बात सोचकर मुझे रातों को नींद नहीं आती और मैं नैना दीदी को याद करती रहती क्योंकि नैना दीदी मेरी एक अच्छी दोस्त भी थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। तब मैं उठकर अपने कमरे की खिड़की के पास बैठ गई। तब मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे आंगन में कोई
घूम रहा है। जब मैंने गौर किया तो मैंने देखा और कोई नहीं बल्कि बाबूजी थे। मेरी निगाह उस कमरे पर पड़ी जहां बाबूजी ने दीदी का दहेज रखा था। उस कमरे की लाइट खुली थी। मैंने छुप छुप कर कमरे में झांका तो मैंने देखा वहां तो दीदी बैठी हुई थी। मैं दीदी को देखकर थर-थर कांपने लगी। बाबूजी दीदी को एक निवाला बनाकर खिला रहे थे। दोनों चुप थे मगर उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह सब क्या हो रहा था, मेरी तो समझ से बाहर था। बाबूजी ने बहुत देर तक बोला, तुम मेरी बड़ी बेटी नहीं हो नैना। दीदी बाबूजी पर चिल्लाने लगी, इसलिए आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो क्योंकि मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ। दीदी रोते हुए बोली, क्या आप यही हरकत पूजा के साथ कर सकते हो? बाबूजी बोले, नैना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम यह जानती हो। मैं यह सब कभी भी पूजा के साथ नहीं कर सकता। नैना दीदी रोने लगी और कहने लगी, मुझे वजह जाननी है, आपने मुझे इस कमरे में क्यों बंद करा? बाबूजी ने कहा, नैना मैं तुम्हें सब बताता हूँ, तुम तो वैसे भी पूरे दिन बेहोश हो जाती हो, मगर ये पूजा है ना, उसकी वजह से मैं कभी भी ज़्यादातर छत पे नहीं रह सकता क्योंकि मुझे डर था पूजा को मुझ पर शक ना हो जाए, इसलिए इस टाइम सब सो रहे हैं। मैं तुम्हें सब बताता हूँ। नैना हम 2 भाई बहन थे, एक मैं और एक मुझसे बड़ी बहन। वह मुझसे 7 बरस बड़ी थी, इसलिए उनकी शादी मुझसे पहले कर दी गई थी। दीदी की शादी के बाद हमारे घर में बहुत खामोशी छा गई थी, इसलिए तय करा गया कि मेरी शादी जल्दी करेंगे। उन्होंने मेरी शादी के लिए पूजा की माँ को पसंद कर लिया और रिश्ता तय हो गया। उन्हीं दिनों पर हम पर कयामत टूट पड़ी थी क्योंकि दीदी विधवा होकर घर आ गई थी और फिर दीदी अकेली नहीं बल्कि उनकी गोद में 4-5 महीने की बच्ची थी। उनको अपना बिल्कुल होश ना था, वे अपने बच्चे को बिल्कुल संभाल नहीं पाती थी। मेरी माँ भी बूढ़ी हो चुकी थी। पूजा की माँ ने तुम्हें गोद लिया और इतना प्यार न्योछावर किया कि मैं भी भूल ही गया तुम मेरी बेटी नहीं। तुम जब बोलने लगी तो पूजा की माँ को माँ कहती थी और अपनी सगी माँ को बुआ। हालत कुछ संभले तो तुम्हारी मम्मी का रिश्ता ढूंढने लगे थे। दीदी ने एक लड़के का नाम खुद ही लिया कि मेरी शादी उससे करवा दो। पापा ने मेरी ड्यूटी लगा दी थी कि तुम उस लड़के की छानबीन करके मुझे बताओगे। पता चला कि वह लड़का तो फ्रॉड है, मगर जब मुझे ये ख्याल आता कि तुम भी कहीं अपनी मम्मी के नक्शे कदम पर तो नहीं निकलोगी, नहीं तो मेरा जीना हराम हो जाएगा, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी तुम्हारा रिश्ता ढूंढा और तुम्हारी शादी तय कर डाली। जब लड़के की माँ कोमा में थी लेकिन दादी और बहन तो मौजूद थी ना, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, शादी जल्दी हो जाएगी। फिर क्या हुआ? जिस दिन तुम्हारी बारात में लड़के की मम्मी ठीक होकर बारात में आ गई थी और तुम जानती हो कि वे कौन थी। लड़के की माँ मेरी दीदी और तुम्हारी असली माँ थी, यानी वह लड़का असल में तुम्हारा भाई था। मैं ये सब देखकर बहुत परेशान हो गया, इसलिए तुमसे कहा कि छत पर आकर मेरी बात सुनो और फिर मैंने तुम्हें छत वाले कमरे में बंद कर दिया। मैंने सोचा कि सुबह तक पूजा की माँ को सारी सच्चाई बता दूंगा और फिर ख्याल आया कि मैंने तुम्हारी माँ की शादी नहीं होने दी थी और वह घर छोड़कर भाग गई थी। अब तुम्हारी शादी भी नहीं हो सकती थी। मुझे डर था कि कहीं तुम भी अपनी माँ की तरह घर से भाग गई तो इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बंद कर रखा था। यह मत समझना कि अपनी बहन की बेटी को कैद करके मैंने अपनी औलाद से प्यार करता था। जिस दिन से तुम्हें मैंने कैद कर रखा है, पूजा से भी मैंने बात करना छोड़ दिया है, उस पर भी मैं बहुत सख्ती दिखाता हूँ। नैना दीदी जैसे एकदम से होश में आई थी। वे बोली, अगर अब मैं घर से भाग जाती तो भी आपकी इज्जत खाक में मिल जाती, मगर आपने मुझे यहाँ बंद करके भी अपनी इज्जत को खाक में मिला लिया है। लोग तो बातें बनाते ही होंगे कि नैना घर से भाग गई है, तभी तो बारात वापस लौट गई। अभी वह दोनों बातें ही कर रहे थे कि मंदिर में आरती की घंटी बजने लगी और बाबूजी बोले, नैना बेटी मुझे माफ कर देना, अब मैं जा रहा हूँ।
हो सकता है कि किसी की आंख खुल जाए। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, अब मैं और जुल्म अपनी दीदी पर नहीं होने दूंगी। उसकी मम्मी ने जो गलती की है उसकी सज़ा अपनी दीदी को मिलने नहीं दूंगी। भगवान सबको उसकी गलती की सज़ा देते हैं, तो आप उसको खुद से सज़ा क्यों दे रहे हैं? और आपने यह सब क्यों किया दीदी के साथ? बाबूजी ने मेरी बातें सुनकर बिल्कुल बौखला गए थे, इसलिए वह जल्दी से नीचे चले गए। मैं दीदी का हाथ पकड़कर नीचे ले आई। बाबूजी उस टाइम बहुत शर्मिंदा हुए थे कि सुबह से निकले रात को घर वापस आते थे। फिर हम सब भाई बहन ने बाबूजी पर अपनी अदालत लगा ली। मम्मी जज थी। बाबूजी रो रो कर सबसे माफ़िया मांग रहे थे। दीदी ने ही बाबूजी को माफ़ करने से सबसे पहल की थी। फिर हम सब पर भी जोर दिया कि बाबूजी को माफ़ कर दें, सब कुछ ठीक हो गया था। बाबूजी ने दीदी को इजाज़त दे दी कि वे अपने माँ से मिलने लगें। वे बहुत जल्दी उनकी एक बहुत अच्छी जगह शादी होने वाली है। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।